हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर। आज की इस वीडियो में हम यूपी प्लस के हिंदी सब्जेक्ट के लिए हम स्टार्ट करेंगे। जीएस एग्जाम मेंटर की तरफ से आप लोगों के लिए यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसकी तैयारी के लिए एक नया बैच लॉन्च किया गया है और इसी बैच में ये आज से हिंदी की क्लास स्टार्ट हो रही है। आज ये हिंदी की पहली क्लास है और इसमें सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है उसका जो पहला टॉपिक है वो है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। तो हम आपके सिलेबस के हिसाब से चलेंगे और सिलेबस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो आज इस पहली वीडियो में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि जो मेन चीज़ है भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा क्या है? यहाँ पर हम देखेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। मनुष्य अपने विचारों और भावों को प्रकट करता है। अब विचार किस तरह से प्रकट कर सकता है? मनुष्य अपने विचारों को लिखकर प्रकट कर सकता है, ठीक है, बोलकर प्रकट कर सकता है, या फिर संकेत के माध्यम से अपने विचारों या अपने भावों को प्रकट कर सकता है। तो भाषा एक तरह का मीडियम है अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने का। अब यहाँ पर एक चीज है कि भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम की भाषा कैसे विकसित होती है। एक भाषा अचानक से ही भाषा नहीं बन जाती है, उसके पीछे कारण होते हैं, एक लंबा समय होता है, कई लोग जुड़े होते हैं, कई समुदाय होते हैं और एक विशाल क्षेत्र होता है, तब जाकर एक जो बोलियां होती हैं वो भाषा का रूप लेती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि व्यक्ति बोली। व्यक्ति बोली क्या होती है? व्यक्ति बोली का मतलब है कि अगर हम बात करें कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान बोलता है, एक या दो लोग बोलते हैं, तो उनकी कोई बोली होगी अपनी, तो उसको व्यक्ति बोली कहा जाता है। अब इसको इस तरह से हम देखेंगे, जैसे व्यक्ति बोली, ठीक है, जब एक से ज्यादा व्यक्ति बोली हो जाती हैं, ठीक है, जब एक से ज्यादा व्यक्ति बोली हो जाती हैं तो ये मिलकर क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं उपबोली। उपबोली का मतलब ये हुआ कि अब जो बोली एक व्यक्ति बोल रहा था, अब वो बोली उसके परिवार के लोग, उसके समुदाय के लोग, उसके आसपास के लोग बोलते हैं। तो जब ऐसे क्षेत्र बढ़ जाता है बोलियों का, जब उपबोली एक से ज्यादा हो जाती है, जब उपबोलियां एक से ज्यादा हो जाती हैं तब ये बनाती हैं बोली, ठीक है। जैसे उदाहरण है कि कोस कोस पर बदले बोली। तो कोस कोस पर बोली बदलती है, भाषा नहीं बदलती है। भाषा एक बड़े विस्तृत लेवल की बात होती है, लेकिन जब कोस कोस की बात होती है वहां पर बोलियां बदलती हैं। तो जब कई सारी व्यक्ति बोली मिलती हैं तो उपबोली बनती है, और जब एक से ज्यादा उपबोली मिल जाती हैं तब बोली बनती है। अब एक से ज्यादा जब बोली हो जाती हैं, ठीक है, तो ये क्या मिलकर बनाती हैं? ये बनाती है उपभाषा। उपभाषा क्या होती है? उपभाषा ये बोलियों का एक रूप होता है, एक विकसित रूप होता है, बोलियों का विकसित रूप। इसका मतलब कि एक क्षेत्र में जब कई सारी बोलियां बोली जाती हैं तो उनको आपस में मिलाकर एक विकसित रूप लेने लगता है, जिसको उपभाषा कहा जाता है। अब ऐसे ही जब एक से ज्यादा उपभाषाएं मिल जाती हैं तो किसका निर्माण होता है? तब निर्माण होता है भाषा का। तब भाषा का निर्माण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? व्यक्ति बोली। व्यक्ति बोली, कई सारी व्यक्ति बोली मिलने से बनती है एक उपबोली। उपबोली के मिलने से बनती है बोली, और एक से ज्यादा बोलियों के मिलने से बनती है एक उपभाषा। और जब एक से ज्यादा उपभाषाएं मिल जाती हैं तो भाषा बनती है।
जैसे अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी क्या है? हिंदी भाषा है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में कई सारी बोलियां आती हैं। जैसे अवधी आ जाती है, ठीक है, खड़ी बोली आ जाती है, हरियाणवी आ जाती है, मगधी आ जाती है। तो इस तरह से हिंदी क्या है? भाषा है, और ये कई सारी उपबोलियों से मिलकर बनती है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट की बात करेंगे। अब ये फैक्ट क्या है? जैसे भाषा का व्याकरण होता है, बोली का नहीं। बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है, क्योंकि बोली अगर हम बात करें तो एक ही शहर के अंदर कई सारे लोगों की अलग अलग बोलियां हो सकती हैं। तो उस बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है, व्याकरण होता है भाषा का। इसी तरह से भाषा के नियम होते हैं और बोली के नियम नहीं होते हैं। बोली के नियम नहीं होते हैं। अब बोली के नियम क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भाषा के। बोली के नियम हो सकता है कि जिस लेवल पर बोली जा रही हो, जिस स्तर पर बोली जा रही हो, जिस समुदाय में बोली जा रही, वहां पर नियम हो सकता है उनका। लेकिन जब उसको विकसित क्रम में हम बात करते हैं तो वहां पर बोली का नियम नहीं रह जाता है, भाषा के नियम होते हैं। भाषा की लिपि होती है, बोली की नहीं होती है। भाषा की लिपि होती है, मतलब कि एक लिखावट होती है, लिखने का तरीका होता है। बोली की नहीं होती है। बोली की लिपि नहीं होती है, इसका मतलब ये कि सारी जो बोलियां हैं उनकी लिपि नहीं होती है। कुछ बोलियां हैं उनको लिखा जाता है। नेक्स्ट है, अधिकांश मातृभाषाएं बोलियां होती हैं, भाषा नहीं होती हैं। जब मातृभाषा की बात की जाती है, ठीक है, मातृभाषाएं, अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो किसी परिवार में जन्म होता है। जब उस किसी परिवार में जन्म होता है तो उस परिवार की, उसके आसपास के जगह की, उसके समाज की कोई बोली होती है। क्योंकि बच्चे की अगर हम हिंदी की बात करें तो शुद्ध हिंदी नहीं हो सकती, भाषा नहीं है, भाषा उसकी मातृभाषा नहीं हो सकती है। लेकिन जो बोलियां हैं वो उसकी मातृभाषा होती है। जैसे कि अगर कोई झांसी में हुआ है तो हो सकता है कि बुंदेली उसकी मातृभाषा हो। तो इसी तरह से मातृभाषाएं बोलियां होती हैं, भाषा नहीं होती है। और बोली में अपनापन होता है और भाषा में अभिव्यक्ति होती है। बोली क्षेत्रीय होती है और भाषा विस्तृत होती है। यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं। जो लिपि होती है, ये लेखन प्रणाली होती है। लिपि को लेखन प्रणाली कहा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं लिखावट, कि जो भाषा बोली जा रही है उसकी लिखावट क्या है, किस तरह से लिखी जा रही है। या फिर इसको हम कह सकते हैं लिखने का ढंग। ठीक है, ये हो गया। अब भाषा की अगर हम कुछ बात करें कि अ, जैसे कोई भाषा है तो उस भाषा के कुछ गुण की अगर हम बात करें, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, तो भाषा क्या हो जाएगी? एक सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति होती है, ठीक है। ये सहज होती है और प्रवाहमान होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रवाहमान का मतलब है कि समय समय के हिसाब से जो भाषा होता है उसमें बदलाव होता रहता है। क्योंकि एक समय बाद कुछ नए शब्द आ जाते हैं, नई चीजें आ जाती हैं, जो कल्चर होता है वो चेंज होता है, नई भाषाओं से शब्द आते हैं। तो भाषा क्या है? प्रवाहमान होती है, उसमें बदलाव आते रहते हैं, परिवर्तनशील होती है। और एक तरह से सामाजिक संपत्ति होने के साथ साथ एक अर्जित संपत्ति कहलाती है। अर्जित का मतलब क्या है? क्योंकि इसको सीखा जाता है, ठीक है। अब हिंदी की बोलियां, हमने अभी देखा था कि जो भाषा होती है वो उपभाषा बोलियों से मिलकर बनी होती है। तो अब हिंदी में कितनी बोलियां हैं जो प्रमुख बोलियां जिनकी हम बात करेंगे? तो अगर हम देखें हिंदी की बोलियां, हिंदी की बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी।
पश्चिमी हिंदी की बात करें तो जैसे हरियाणा ब्रजभाषा, ठीक है, इसमें बोली जाती है। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी का मतलब है जैसे अवधी हो गई, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, ये पूर्वी हिंदी में आ जाती हैं। बिहारी हिंदी में मगधी, बघेली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली। राजस्थानी की बात करें तो इसमें आ जाती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती। अब इन पांचों को हम अभी देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां हैं। तो सबसे पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंदर हम देखेंगे कि बोलियां कौन कौन सी हैं और कौन सा क्षेत्र है, मतलब कि किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। पहली है इसमें खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है और सरहिंदी भी कहा जाता है। ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली एनसीआर, रामपुर, मुरादाबाद आदि क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, बुलंदशहर, मैनपुरी आदि में बोली जाती है। तीसरी आ जाती है हरियाणवी, या इसको बांगरू भी कहा जाता है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी, ये क्या है? ये बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। अब जो पश्चिमी हिंदी है ये कहाँ से आई है? ये आई है शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है, ये याद रखना है, शौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे हरियाणवी। हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। ये हरियाणा, दिल्ली में बोली जाती है, करनाल, रोहतक, हिसार, जींद आदि में बोली जाती है। अगर हम देखें तो एनसीआर का रीजन आ जाता है, इसमें पंजाब का रीजन आ जाता है, हरियाणा का रीजन आ जाता है, ठीक है। और दूसरी फोर्थ है बुंदेली। बुंदेली यूपी और एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये बोली जाती है। मध्य प्रदेश के कुछ इसमें भाग आते हैं और उत्तर प्रदेश के जैसे झांसी, जालौन, ग्वालियर, ओरछा, सागर आदि। फिर फिफ्थ है इसमें कन्नौजी। कन्नौजी इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर आदि में बोली जाती है। ये जो बोलियां हैं ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अब पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट बात करेंगे हम पूर्वी हिंदी। इसको पूर्वी उपभाषा भी कहा जाता है। और इसका विकास कैसे हुआ है? इसका विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसके अंदर बोलियां आती हैं, अवधी आ जाती है, बघेली आ जाती है और छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी या पूर्वी उपभाषा की प्रमुख बोलियां हैं। अब अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है? अवधी बोली जाती है लखनऊ, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़, बाराबंकी, फैजाबाद आदि। दूसरी है बघेली। बघेली बोली जाती है जबलपुर, मांडला, बालाघाट, हमीरपुर, बांदा इत्यादि में। और तीसरी आ जाती है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी ये बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, रायपुर, कांकेर आदि में बोली जाती है। तीसरी उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। इसको राजस्थानी उपभाषा भी कहा जाता है। राजस्थानी उपभाषा, इसका विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंदर जो प्रमुख बोलियां हैं वो हैं मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। मारवाड़ी बोली जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही आदि के क्षेत्रों में बोली जाती है। और मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, दिल्ली, करनाल आदि में बोली जाती है। दिल्ली कुछ एनसीआर का रीजन, करनाल, ठीक है, यहाँ पर बोली जाती है। और जयपुरी, जयपुरी स्पेशली जयपुर में बोली जाती है। इसके साथ साथ अजमेर और किशनगढ़ में भी बोली जाती है। नेक्स्ट आती है मालवी। मालवी इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल। इसका मतलब ये देखेंगे उज्जैन राजस्थान के साथ साथ ये मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है। चौथी है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी को पहाड़ी उपभाषा भी कहा जाता है।
इसको पहाड़ी उपभाषा कहा जाता है और ये शौरसेनी अपभ्रंश से ही प्रभावित होती है, मतलब कि जो इसका विकास माना जाता है वो शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है, इसको खश भी कहा जाता है। इसके अंदर जो बोलियां हैं वो हैं पश्चिमी पहाड़ी बोली जो कि शिमला, जौनसेर, सिरमौर, मंडी आदि में बोली जाती है। और मध्यवर्ती पहाड़ी की बात करें तो ये कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, मतलब कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में और गढ़वाल रीजन में बोली जाती है। कुमाऊं मंडल में आ जाती है कुमाऊनी और गढ़वाल में आ जाती है गढ़वाली। पांचवी जो उपभाषा है वो है बिहारी हिंदी, इसको बिहारी उपभाषा कहा जाता है। बिहारी उपभाषा, अब इसका विकास कैसे माना जाता है? इसका विकास माना जाता है मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश, इसके अंदर जो प्रमुख बोलियां हैं वो आ जाती हैं भोजपुरी, मागही और मैथिली। भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है इसके क्षेत्र देख लेते हैं। ये बोली जाती है बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती आदि में। और जो मागही बोली है वो पटना, गया, पलामू, भागलपुर इत्यादि में बोली जाती है। इसी तरह जो मैथिली है, मैथिली दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया, ये मुंगेर आदि में बोली जाती है। तो हमने देखा यहाँ पर कि हिंदी की जो बोलियां हैं उसमें 5 उपभाषाएं आती हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इनके साथ साथ हमने इनकी बोलियां भी देखी, ठीक है। अब हम कुछ और फैक्ट हैं जो हम देख लेते हैं। हमें कुछ चीज़ याद रखनी है, जैसे कि डेट याद रखनी है हमें 14 सितंबर, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था हिंदी को, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारे संविधान के अंदर राजभाषा का दर्जा दिया गया। और इसी के साथ मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी ये भी याद रखना है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का जिक्र किया गया। और इसके बाद जो चेंजेस हुए, जैसे कि 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, इसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई? जब यहाँ पर 21वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें एक 15वीं भाषा ऐड हुई जो है सिंधी। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें 3 और भाषाएं ऐड हुई और कितनी 18 भाषाएं हो गई। 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। 92वां संविधान संशोधन हुआ, अब इस संविधान संशोधन में 22 भाषाएं हो गई। अब कौन कौन सी भाषाएं इसमें जोड़ी गई? इसमें जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है। तो यूपी पुलिस का जो आपका सामान्य हिंदी का सिलेबस है उसका जो पहला टॉपिक है वो आज इस वीडियो में हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।